everyone. Very warm good afternoon to all the students. सुबह हमारी क्लास हुई थी. लेक्चर में हम लोगों ने मॉडल पेपर जितना भी है डिस्कस किया था ज़ूलॉजी एंड बॉटनी का. We have discussed that how is the examination pattern of zoology and botany. So आज जो अभी मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लिंक आपको जो मैं शेयर किया है, इसमें भी आपको यही है. जो बच्चे आज लेक्चर में कनेक्ट नहीं हो पाए या जिन्होंने गूगल मीट के साथ ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, आज जिन्होंने लेक्चर नहीं ऑनलाइन आज सुना, सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू. और जिन्होंने सुना है उनके लिए भी है, ये कोई वो बात नहीं है. सो मेन मकसद इस अपलोडिंग वीडियो का यही होता है कि जो भी फार फ्लंग एरियाज़ में है या जिनके पास इतना नेटवर्क एक्सेस नहीं है या सुबह ऑनलाइन जो नहीं लेक्चर अटेंड कर पाते, उन्हीं के लिए है. सो ये वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी इस तरह से लेक्चर के बाद की. सो आज हम मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर सब डिस्कस करेंगे ज़ूलॉजी एंड बॉटनी का. डैट एग्ज़ामिनेशन में आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या उनका पैटर्न है, किस तरह से मार्क्स की डिवीज़न है और क्वेश्चंस किस टाइप में हैं, लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं, वेरी शॉर्ट हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं तो कैसे हैं. सो वी विल डिस्कस टुडे लाइक दिस. ओके, सो स्टार्टिंग टू द वेरी फर्स्ट you have section botany. So maximum marks 35 and time is your 1.5 hours. ठीक है, बॉटनी का ये जो आपका है, ये आपका 35 मार्क्स का एग्ज़ाम है जिसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा. ज़ूलॉजी का भी आपका 35 मार्क्स का ही है और उसके लिए भी आपको 1.5 आवर्स मिलेंगे और टोटल आपके पास 3 आवर्स हैं. जर्नल इंस्ट्रक्शंस में यू कैन सी कि 14 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें से सभी कंपल्सरी हैं. एंड ए सेक्शंस में 1 से लेके 4 क्वेश्चंस जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं और 1 मार्क क्वेश्चंस हैं. एंड बी में आपको 5 to 7 हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और ए क्वेश्चंस की वैल्यू 2 मार्क्स है. सी सेक्शन में आपको you can see that 5 questions you have and you have each questions carries 3 marks. And in D section you have 4 questions and you have to do 2 and each question carries 5 marks. So this is the overall pattern and we will discuss that how the questions came in exam. So there is no overall choice, you know. Overall choice कोई नहीं है कि अगर आपके पास ऐसे हो कि सेक्शन ए या सेक्शन बी में से कोई एक करो, ऐसा कुछ नहीं है. आपको यहाँ पे क्या है कि आपको इंटरनली, जैसे कि इंटरनल चॉइसेस, जैसे कि आप सेक्शन बी में है कि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको करने ही करने, थर्ड क्वेश्चन में आपको एक उस क्वेश्चन के लिए आपको एक चॉइस होगी. सो ऐसे करके कुछ बीच में इंटरनल थोड़ी चॉइसेस हैं. ओवरऑल चॉइस आपको कोई नहीं है. सेक्शन अगर हम ए की बात करें तो 1 मार्क वाली सेक्शन है जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप भी कहते हैं. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर से आया हुआ है, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग पॉलिनेशंस जो है वो ऑटोगैमस है. ऑटोगैमस मीन्स सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स. ओके, सो इट इज़ अ MCQ टाइप क्वेश्चन जिसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. यू हैव टू सेलेक्ट 1. गॉट इट. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 2. इट इज़ जस्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको पूछा गया है कि वो क्रॉस का नाम बताएं जो डिटरमाइन करता है प्लांट के जीनोटाइप को और डोमिनेंट फिनोटाइप को. ठीक है, सो इट इज़ जस्ट डेफिनेशन. आपको कुछ 2-3 लाइन्स जो आप उसके बारे में बताना है कि वो क्रॉस कौन सा जीनोटाइप है ऐसा. सो इट इज़ फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपको MCQ टाइप है. सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका डेफिनेशन टाइप है. थर्ड क्वेश्चन, पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एन एनिमल इन अ वेरी कोल्ड वेदर इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन. इनएक्टिविटी मीन्स कि जब एनिमल्स बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ एनिमल्स सर्दियों में बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ गर्मियों में बाहर नहीं निकलते हैं. जो सर्दियों में बाहर नहीं निकलते हैं यानी कि विंटर स्लीप, उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन. ओके, वो आपको यहाँ मेंशन किया हुआ. और साथ में उन्होंने फिलअप पूछा है कि अब आप ये बताएं कि हॉट वेदर में जो बाहर नहीं निकलेंगे उनको हम क्या कहेंगे. हिंट उन्होंने आपको समर स्लीप दिया हुआ है. सो यू कैन सी दिस हाउ वेरिएशन ऑकर्स. पहले आपको MCQ है, दूसरा आपको स्टेटमेंट बेस है, तीसरा आपको फिलअप में है. ठीक है, और जो फोर्थ है आपको ट्रू फॉल्स पूछा हुआ है कि टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एज दे कैन पास थ्रू फूड चेन. तो ये आपका ट्रू एंड फॉल्स में आ गया. सो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ
यू कैन सी वैराइटीज़ ऑफ हाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग इन एग्ज़ाम। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी आपको किस तरह से आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये आपका इस तरह से हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको रिप्रोडक्शन से आया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपको जेनेटिक्स से आया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन जो आपको है वो इन्वायरमेंट से आया हुआ है, शायद से थर्ड यूनिट है जो आपकी, और फोर्थ जो है आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाली यूनिट से आया हुआ आपको। सो सेक्शन बी जो है आपकी वो 2 मार्क्स कैरी 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है और फर्स्ट 2 में कोई चॉइस नहीं है, लास्ट वाले में एक चॉइस है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेलुलर टोटिपोटेंसी पे है, जो कि आपके टिश्यू कल्चर वाले टॉपिक में से लिया गया है। एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेलुलर प्लूरिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी और सेलुलर प्लूरिपोटेंसी में क्या फ़र्क है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4-5 लाइन्स आपको लिखनी है। सो क्या करना है आपको, सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में थोड़ा लिख दिया, एक एग्जांपल दे दी, और फिर प्लूरिपोटेंसी के बारे में लिखा और एक एग्जांपल दे दी। इस तरह से आपको मतलब करना है, ठीक है। सो दोनों का ही इक्वली 1 मार्क उसका है, 1 मार्क उसका है। ये ना हो कि आप एक के बारे में आधा लिखो, थोड़ा लिखो और के बारे में लिखो ही ना, दोनों को बराबर वेटेज देनी है। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो बराबर वेटेज वाले होते हैं। व्हाट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन, साइट एनी 2 एग्जाम्पल्स। बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में आपको बताना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है पहले तो, इसकी एग्जाम्पल देनी है आपको साथ में, साइट एनी 2 एग्जाम्पल्स। सो डेफिनेशन के भी अलग मार्क्स होंगे, एग्जाम्पल के भी अलग मार्क्स होंगे। एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके कटेंगे ही कटेंगे, ओके। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट डैट। वेटेज को देख के बैलेंस करके चलना होता है, इट्स अ मैटर ऑफ बैलेंस, यू नो। लेंथ भी मैटर करती है। जेके बोस स्टूडेंट्स, यू नो, एज यू नो, एग्जामिनेशन भी पिछले देख लेना, बहुत मैटर करता है आपका ये कि हाउ वेल यू डू एंड हाउ वेल यू डिवाइड योर आंसर व्हेन इट इज़ आस्क्ड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली वाई इकोलॉजिकल सेसेशन विल बी फास्टर इन ए फॉरेस्ट डिवास्टेटेड बाय द फायर देन ऑन ए बेयर रॉक, और वाई इज़ द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स लिमिटेड इन फूड चेन। ये जो क्वेश्चन है आपको फर्स्ट वाला, वो दोनों आपको इकोलॉजिकल सेसेशन एंड ट्रॉपिक लेवल्स आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आए हुए हैं। सो यू हैव टू क्लियरली सी दैट बोथ क्वेश्चंस आर फ्रॉम इकोलॉजिकल एंड सेसेशन। सो दिस इसमें भी इस तरह से होना चाहिए कि अगर पहला क्वेश्चन है इकोलॉजिकल सेसेशन, तो इसका भी 4-5 लाइन्स एटलीस्ट अच्छे से बननी चाहिए। ये क्वेश्चन आगे तक जा सकता है, मे बी इसका कुछ पॉइंट्स वाइज, अगर पॉइंट वाइज है तो 5-6 लाइन्स और 6-7 लाइन्स। देन वी हैव सेक्शन सी विच कैरीज 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन वैल्यूज 3 मार्क्स। सो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। फर्स्ट you have to give the definition of double fertilization and in which plants this double fertilization occurs, उनके बारे में बताना है। देन आपको इसका सिग्निफिकेंस भी देना है, ओके। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा लंबा पैरा आपका बनना चाहिए, 1 पेज और 1-1.25 पेज में तो ये बनेगा ही बनेगा। डबल फर्टिलाइजेशन डायग्राम्स भी होगी इसके पक्का, यू हैव टू राइट अबाउट इट, ओके। सो सिग्निफिकेंस के अलग मार्क्स होंगे, डबल फर्टिलाइजेशन के अलग मार्क्स होंगे। सो यू हैव टू what is agamospermy, how is agamospermy different from parthenogenesis and parthenocarpy। first you have to give the definition, आपको definition बतानी है agamospermy की, और उसके बाद आपको बताना है कि agamospermy parthenogenesis and parthenocarpy से कैसे अलग है। इस क्वेश्चन को आप इस तरह करेंगे कि पहले आप एगामोस्पर्मी की अच्छी डेफिनेशन लिखेंगे 3-4 लाइंस की जितनी भी बनती है, एंड देन यू हैव टू गिव इट्स एग्जांपल दैट इन विच प्लांट्स इट ऑकर्स। देन आपको बताना है कि एगामोस्पर्मी आपने ऊपर बता दी। देन यू हैव टू गिव अबाउट पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी, दैट व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस एंड व्हाट इज़ पार्थेनोकार्पी, और फिर बताना है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, कि एगामोस्पर्मी के ये फीचर्स हैं जो पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में नहीं होते, या ये है या ये नहीं है, ओके। इस तरह से वेटेज डिवाइड होती है। अगर ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो फर्स्ट 2 मार्क्स जो हैं वो उसके हैं, तो बाकी जो है हाउ इज़ एगामोस्पर्मी डिफरेंट फ्रॉम पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी, 2 मार्क्स इसके होंगे। मतलब इस तरह से वेटेज को क्वेश्चन की डिमांड क्या है, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आपको उस हिसाब से लिखना है, वेटेज लिखनी है। जब ऐसे डबल क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक को आप फुल्ली एक्सप्लेन कर दो और दूसरे को आप एक लाइन में लिख दो, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर एग्जामिनर ने पूछा है तो इसका मतलब दोनों का ही वेटेज मैटर करता है, ओके।
Then 10th question you have, compare and contrast the advantages and disadvantages of production of genetically modified crops. Genetically modified crops known as GM crops. GM crops are like BT cotton. It is also genetically modified crops. ये high yielding के लिए बेटर जैसे हम सोचते हैं कि हमारी हाई यील्डिंग हो, प्लांट जल्दी मेच्योर हो जाए और जल्दी यील्ड करना शुरू हो जाए. सो इसीलिए और उसको कीड़ा वगैरह ना लगे, कोई मीन्स कि जिस तरह से हमें बाकी क्रॉप्स के साथ करना पड़ता है, कोई ना कोई डिसएडवांटेज होती है, वो हमें इसमें ना हो. ईजिली वी कैन ग्रो क्रॉप्स विद हाई यील्डिंग. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं वो उनका जीन्स को मॉडिफाइड किया जाता है. दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड एक्चुअली, एडवांस्ड अदर देन सिंपल क्रॉप्स. सो अब हमने उसमें ये बताना है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट था. इसमें आपको एडवांटेजेस भी बतानी है एंड डिसएडवांटेजेस भी बतानी है. ये आप लाइन ड्रॉ करके इसके बारे में बता सकते हैं. इसके अच्छे खासे पॉइंट्स मतलब बन सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे. पहले आप एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती क्या है, कोई एक दो एग्जांपल्स दे सकते हैं. आजकल बहुत सारी फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वाज एक्चुअली बीटी कॉटन. तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स आ रही, टोमेटोज़ भी आ रहे हैं, बहुत सारी क्रॉप्स आ रही हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब में आ रही हैं. सो ओके, so 11th question is what are agrochemicals, how did they affect soil and water. agrochemicals क्या होते हैं और वो कैसे हमारी soil and water को affect करते हैं. सबसे पहले आप agriculture के बारे में agrochemicals के बारे में अच्छे से बताएंगे. उसके बाद आप सेकेंडली शुरू करेंगे कि वो अफेक्ट कैसे करते हैं हमारे सॉइल एंड वाटर को. ये आपका आंसर पॉइंट में बनेगा. सेकेंड वाला जो है इसमें पॉइंट्स में लिखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये इफेक्ट होता है सॉइल को, सॉइल हमारी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो रही है, एरोडेड हो रही है, या वाटर में केमिकल्स आ रहे हैं, पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं. सो यू कैन राइट इन दिस वे. What do you understand by a leading strand and a lagging strand of during DNA replication? Why is replication not continuous on both the templates of replicating DNA? लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए का क्या है मतलब, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मीन्स आपको उसमें डेफिनेशन बताना है. डैट ड्यूरिंग एप्लीकेशन, डीएनए एप्लीकेशन का थोड़ा सा पॉइंट लिख लें, बताएं कि ये उसका डीएनए एप्लीकेशन से ही शुरू करेंगे. डीएनए एप्लीकेशन ये होती है और एक डीएनए टेम्पलेट का एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है. और फिर आपको सेकेंड वाले में बताना है कि रेप्लिकेशन कंटिन्यूस क्यों नहीं होती है दोनों स्टैंड्स पे, क्योंकि एक ही स्टैंड में रेप्लिकेशन होती है और एक स्टैंड रेस्ट रहता है. गॉट इट. तो ये आपको पॉइंट इस तरह से बताना है आपको. इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं. ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर से आया हुआ है. एंड सेकंड क्वेश्चन की स्नैपड्रैगन शोज़ कंप्लीट इंडोमिनेंस फॉर फ्लावर कलर, वर्क आउट अ क्रॉस बिटवीन अ प्लांट एंड द रेड फ्लावर्स एंड अदर विद वाइट फ्लावर्स अप टू F2 जनरेशन. इसमें आपको बताना है कि स्नैपड्रैगन इज़ द नेम ऑफ अ फ्लावर प्लांट. तो उसमें आपको ये बताना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस एज यू ऑल नो कि डोमिनेंस कंप्लीट ना हो, आधा इफेक्ट एक जीन्स का, आधा इफेक्ट एक जीन्स का, वो मिक्सचर सा बन जाता है. उसको हम कहते हैं कोई भी एक जीनोटाइप अपना परफेक्टली डोमिनेंस नहीं दिखा पाता. और इसके आगे कहा भी हुआ है कि क्रॉस पे काम करना है. जैसे एक रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर्स को क्रॉस करना है और बताना है उनकी F2 जनरेशन तक कि उनके क्या जीनोटाइप्स या फिनोटाइप्स हो सकते हैं. तो रेड प्लस वाइट क्रॉस होगा तो पिंक कलरेशन, दिस इज़ नाउन एज इनकम्प्लीट डोमिनेशन. सो इस तरह से ही क्रॉस में आपको करना है. ये बहुत बड़ा क्रॉस वाला क्वेश्चन है. यू कैन चूज़ दिस. दोनों ही क्वेश्चंस आपके जेनेटिक्स वाले चैप्टर से आए हुए हैं. सो सेक्शन डी, ए ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट होमोजाइगस फॉर एक्सिल violet flowers is crossed with another pea plant with a terminal white flowers. What would be the phenotype and genotype of F1 and F2 generations? Give the phenotypic ratio of F2 generation. List Mendel's generalization that can be derived from the above cross. पी प्लांट पे बहुत काम हुआ है एक्चुअली. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, नाउन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स एक्चुअली, उन्होंने इस पर बहुत काम किया हुआ पी प्लांट पे. सो ये क्वेश्चन यही है कि आपने बताना है वायलेट फ्लावर्स एंड वाइट फ्लावर्स को जब हम आपस में क्रॉस ब्रीड करेंगे तो उनके फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स क्या होंगे और F1 F2 जनरेशन तक हमें बताना है. F1 generation and F2 generation, first phylalial generation, second phylalial generations, we make phenotypes, hybrid crosses, सो आपको बताना है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी F2 जनरेशन की. ओनली फिनोटिपिक, फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज, जेनेटिक रेशियो नहीं पूछी इसमें.
और मेंडल्स जनरलाइजेशन क्या है जो कि इस अबव क्रॉस से आ सकती हैं। ये आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मेंडल ने बहुत सारी बातें बताई हैं क्रॉसेस करके कि ये है, इसका निष्कर्ष ये निकला है, यू नो, एंड में ये कंक्लूजन निकला है। सो वो उस पर ही बेस्ड होंगी। ये क्वेश्चन काफ़ी दिमागी क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स में आया है। इसकी लेंथ भी अच्छी खासी बन सकती है। और उसके अपोजिट में आपको आया है कि व्हाट इज़ ओपेरॉन। ये भी आपका जेनेटिक्स वाला डीएनए पार्ट में से आया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ लैक ओपेरॉन एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन के बारे में आप डेफिनेशन लिखेंगे। इसके 3 टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप लैक ओपेरॉन है। इसको आपने मद्देनज़र रखते हुए बताना है कि ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या है। डायग्राम भी है इसमें क्वेश्चन में, ओपेरॉन लैक ओपेरॉन की डायग्राम भी है। सो अगेन जेनेटिक्स से आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन सेकेंड यू हैव डिफाइन द टर्म्स प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन। पहले आपने एग्जांपल देनी है, डेफिनेशन बतानी है, एग्जांपल देनी है प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन की। फिर आपने डिफ्रेंशिएट करना है, आपको डिफरेंस बताना है, लाइक नेट प्राइमरी प्रोडक्शन NPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन GPP, देन प्राइमरी प्रोडक्शन PPP एंड सेकेंडरी SP। मतलब ये सब आपको बताना है। फ्रेगमेंटेशन एंड सेकेंडरी फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ डिट्राइटस, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, ये सब आपको फ़र्क बताने हैं। सो इट इज़ फ्रॉम द एंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। और उसके अपोजिट में आपको क्वेश्चन है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एज यू ऑल नो, इसके बारे में थोड़ी एग्जांपल दे के डेफिनेशन बता के आपको शुरू करना है कि व्हाट आर द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेज़ क्या हैं एंड देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज आर द बैड रिजल्ट्स एक्चुअली, कि क्या क्या अगर लॉस हो रही तो हमें क्या नुकसान है। सो डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एंड कॉजेज़ क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं। सो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स, ओके, तभी आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे ना। zoology again same pattern, timing 1.5 hours and मैक्सिमम मार्क्स 35। वही क्वेश्चन है कि 14 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में ऐसे करना है, सेकंड में इस तरह से है। सो वी स्टार्ट विद इट लाइक सेक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क ईच। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द सन ऑफ ए कलर ब्लाइंड फादर वुड बी अ कलर ब्लाइंड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर फादर कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड इज़ वेरी genetic disorder. It is related to the genes that one person is not able to recognize what kind of recognize and well not able to differentiate, basically distinguish between whether it is a green color or it is a red color. ओके मतलब उसको ग्रीन और रेड में कन्फ्यूजन रहेगा कि वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगी। तो ये नहीं है कि कलर ब्लाइंड अंधा होता है। देयर इज़ अ वेरी मिसकंसेप्शन अबाउट कलर ब्लाइंड डिजीज़। वो अंधा नहीं होता, बेसिकली कलर ब्लाइंड पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कलर्स। कलर्स नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये क्या है। सो ओके, सो हियर इज़ द क्वेश्चन दैट MCQ टाइप क्वेश्चन है कि क्या उनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। प्रोबेबिलिटी यू नो इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स। प्रोबेबिलिटी इज़ अ मैटर ऑफ चांस एक्चुअली, कि अगर कोई बहुत सारी चीज़ें हमें हैं तो उनमें इस चीज़ का क्या चांस हो सकता है कि ये चीज़ ऑकर हो सके। सो मैटर ऑफ चांस। सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 0, 1.5, 1/4 एंड 1। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ MCQ जिसमें आपको 4 में से कोई एक जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो चूज़ करना है। ओके, लाइक सेकंड क्वेश्चन है वो आपका फिलअप की शेप में है, जिसमें आपको इंटरनल बर्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय पॉरीफेरा आर कॉल्ड एज डैश। पॉरीफेरा इज़ द फाइलम एक्चुअली। उसमें आपको बताना है कि इस फाइलम में जो इंटरनल, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ zoology, इंटरनल बर्ड्स जो प्रोड्यूस्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। सो आपको ये इसके बारे में बताना है। सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन यू हैव 2n+1+1 इज़ अ केस ऑफ नलिजोमी। इट इज़ इन द शेप ऑफ ट्रू और फॉल्स। आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि ये नलिजोमी है कि नहीं है। एक्चुअली दिस ऑल इंक्लूड्स मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और डिजीज जेनेटिकली भी हैं, क्रोमोजोमल भी हैं। इट इज़ अ क्रोमोजोमल डिजीज़। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जेनेटिकल एंड क्रोमोजोमल एंड सिंपल डिजीज। सो हम डिटेल में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स इज़ वेरी डीपली स्टडीड एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड टू यू। सो हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत है।
फोर्थ क्वेश्चन है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ रिंगवॉर्म डैट कॉजेज रिंगवॉर्म इन योर फुट और इन हैंड्स। रिंगवॉर्म इज अ डिजीज़, आपकी स्किन में रिंग शेप ऐसे सर्कल हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बारे में बताना है कि उस कीड़े का नाम बताएं आप, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताएं। सो इट इज़ द डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन सेक्शन बी, यू हैव 3 क्वेश्चंस एंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन में आपको चॉइस भी है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं है। 1 क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। Like you have 5th question, give the functions of luteinizing hormone in human males and females. Human males and females में आपको luteinizing hormone which is also known as LH, आपको बस इसके functions बताने हैं। So you can add 5-6 points उसके लिख दिए, 5-6 points उसके 5 points दोनों के लिख दिए, तो अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा बता दिया luteinizing hormone के बारे में, that it is luteinizing hormone. So 6th क्वेश्चन है आपका homologous and analogous organs. What is the difference between homologous and analogous organs? It is from evolution part, genetics and evolution में से है ये। So डिफरेंस आप कर सकते हैं, एक साइड आपने homologous organs लिख दिए, एक साइड analogous organs लिख दिए। आपको पता ही है homologous organs, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डिफरेंस लिख सकते हैं आराम से। Homologous organs, you know, physically same but functionally different, and analogous organs physically different and functionally they are same. So आप इनके examples दे सकते हैं। So very good question and very easy question. 7th क्वेश्चन है आपका, what is the function of chilled ethanol in DNA extraction? जब हम DNA extraction करते हैं, इन्वायरमेंट में जो DNA पड़ा हुआ है उससे हम कलेक्ट करते हैं, उसकी फ्रेगमेंटेशन करते हैं, पहले उसको हम बॉईल करते हैं, यू नो, DNA इज़ हीटेड ताकि वो टूट जाए, फिर उसको हम वापस क्या करते हैं, जॉइन करते हैं कि उसके फ्रेगमेंट्स जॉइन हो। रैपिड जो उसकी जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं वो जब जॉइन होते हैं दे गिव अस द रिजल्ट्स। बेसिकली बहुत बड़ा प्रोसेस है ये। सो DNA एक्सट्रैक्शन में चिल्ड इथेनॉल क्या क्या फंक्शन है? इट्स वेरी ये एक तरह से छोटा सा क्वेश्चन है, MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें आप कुछ थोड़ा सा बता दें कि DNA एक्सट्रैक्शन ये होता है और इसमें चिल्ड एथेनॉल इसलिए यूज़ होता है। इट्स इनफ, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। और राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस ये DNA पार्ट में है, that how DNA is extracted or cutted. There are many examples, the restriction endonucleases and lysase, you know, gyrase, ये enzymes हैं जो। so इनमें आपको एक brief note लिखना है कि restriction endonuclease क्या है। Then you have section C, draw a well labeled diagram of TS ovary. A TS ovary is transverse section of ovary. Ovary is the human female reproductive organ. So इसमें आपको उसकी वेलेबल डायग्राम बनानी है। ये डायग्राम जब क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को अगर आपको डायग्राम अच्छे से आती है सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। डायग्राम्स का कोई मतलब थ्योरी में फिर भी कहीं गलती थोड़ी बहुत लग जा सकती है। डायग्राम परफेक्टली बनाई है, अच्छे से बनाई है, बड़े से पेज में बड़ा सा खुला खुला करके बनाया हुआ है, तो कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसकी। थोड़ा थोड़ा बता दिया दैट ओवरीज, थोड़ा डेफिनेशन वगैरह बता दिए और थोड़ा पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए, डायग्राम आपने बना दी तो इट्स वेरी गुड। 3 मार्क्स पूरे बनते हैं आपके। बट लेबलिंग अच्छे से करनी है, या लेबलिंग यू हैव टू डू वेरी वेल क्लीन्ड लेबलिंग विद क्लीन्ड एंड परफेक्टली ड्रॉन डायग्राम। कितना अच्छा लगता है अगर ये एग्जामिनर को भी पता चलता है कि ठीक है बच्चे को आता है। डायग्राम्स अगर आपने बनाई होंगी ना then examiner is very well aware about it कि बच्चा intelligent है, you will get very good marks. 9th questions we have, MOET program has helped in increasing the herd size of the desired variety of cattle. List the steps involved in conducting the program. MOET is a program which is helping the herd size. Herd means a group of sheep, which herd size or desired variety of cattle. Cattle से पशु वगैरह जो भी होते हैं। Cattle rearing you know लोग करते हैं, as our you know country is mainly dependent on agriculture and all this cattle rearing, यहाँ से ज़्यादा मतलब खेती बाड़ी का काम ज़्यादा है। So cattle rearing बहुत ही common you know सर्विस बन चुकी है हमारे
इंडिया में ऑल्सो इन J&K एग्रीकल्चर डिपेंड बहुत हैं लोग एग्रीकल्चर पे. So they have increased the herd size of variety of cattle. So you have to list the steps involved in conducting the program. क्या ऐसे steps हैं जो इन्वॉल्व हैं प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए, हमें वो बताना है MOET प्रोग्राम के रिलेटेड. ठीक है बच्चे, इसमें मेनली आपके पॉइंट्स वाले क्वेश्चन ही बनेंगे. सो इट इज़ गुड क्वेश्चन, मीन्स कि पॉइंट वाइज आपको सब लिखना है. ठीक है. 10th क्वेश्चन है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी. ये आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से आया हुआ है. आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी से. हाँ, इम्यूनिटी के बीच में सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी के बीच में आपका क्या फ़र्क है. ये आप लाइन डाल के दोनों साइड आंसर करके लिख सकते हैं, अच्छे खासे पॉइंट्स लिखे हों. देन 11th क्वेश्चन ब्रीफली एक्सप्लेन PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिकली DNA एक्सट्रैक्शन और कुछ भी मतलब करना है तो PCR इज़ अ वेरी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इट इज़ वेरी वेरी एडवांस्ड एंड यूज्ड टेक्निक. यू नो कोरोना के केसेस में भी यही टेक्निक यूज़ हो रही है. RT-PCR टेक्निक इज़ द नेम ऑफ कोरोना टेस्ट एक्चुअली. यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट. सो PCR में पूरा प्रोसेस आपको लिखना है. थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इसमें मेनली थ्योरी पोर्शन ही रहता है कि ऐसे ऐसे हम ऐसे DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे बॉयल करते हैं, दैन उसे हम फर्स्ट वी बॉयल इट, दैन वी कूल इट, यू नो, दैन द पीसेस जो हमने बॉयल किए, जो फ्रेगमेंट्स पे बच चुके थे, वो अपने आप को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं. एनीलिंग प्रोसेस, यू नो. सो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स. PCR में कोशिश करना इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते कि बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको. इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली. देन क्वेश्चन 12 वी हैव डिस्क्राइब सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन बर्ड्स और डिस्क्राइब सिकल सेल एनीमिया. आपको सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट हाउ इज़ सेक्स डिटरमाइंड, जैसे इन ह्यूमंस में क्या होता है कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं ऐसे कि हम पता कर लेते हैं कि वेदर इट इज़ ए फीमेल बर्थ और ए मेल बर्थ. ओके, किसका क्या है, फीमेल है या मेल है, वी जस्ट नो अबाउट इट, हम पता कर लेते हैं. एंड टू कम टू द वेरी प्रैक्टिकली वर्क, और जब हम थ्योरेटिकली ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं या ये चैप्टर पढ़ते हैं या टॉपिक पढ़ते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स और ह्यूमंस, वी नो दैट sex chromosomes are present in female and XY sex chromosomes are present in male. So if during the mating or the time of fertilization, X chromosome of female and X chromosome of male combine, they form XX, the girl child is born. If female X chromosome and male Y chromosome combine, then XY forms a boy male child. So this is the type of sex determination in humans, and like this sex determination mechanism in birds also follow this rule. So chromosome level, how to determine the sex in the birds, this is the method. Or describe sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a disorder और डिज़ीज़ रिलेटेड टू योर RBCs. आपके RBCs जो आपका ब्लड ग्रुप बनाते हैं, खून बनाते हैं, उनके रिलेटेड है ये. सिकल एक्चुअली यू नो इट्स सिकल, हिंदी में हम इसको दराटी शेप बोलते हैं. तो हमारे जो RBCs हैं वो इस तरह से शेप में बन जाते हैं. ड्यू टू लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आवर RBCs गेट इन दिस शेप, सिकल सेल शेप. सो RBCs reduce their shape, so blood supply is not good. So every cell in the body doesn't get enough amount of blood, so the person is determined as anemic. So that disease is known as sickle cell anemia. So पढ़ेंगे इसके बारे में. क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से आए तो आप सिकल सेल एनीमिया ही करना. इट इज़ अ वेरी बेस्ट क्वेश्चन. ऊपर वाले क्वेश्चन की शायद इतनी लेंथ नहीं बनेगी, सिकल सेल एनीमिया की लेंथ अच्छी बन जाएगी. Section D, 5 marks each. First question is from reproduction chapter. Define spermatogenesis. Name the hormones involved in the regulation of spermatogenesis. Add a short note on spermiation. Spermatogenesis में आपको बताना है कि
स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, पहले आप ये डेफिनेशन लिखेंगे। देन आप बताएंगे कि इसमें हार्मोन्स कौन कौन सी ऐड हैं, इसमें सारी मेल हार्मोन्स आ जाएंगी, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट हाउ द spermatogenesis or the how the male reproductive cells are formed. So ये उसमें आ जाएगा। तो फिर आपने शॉर्ट नोट लिखना है, व्हाट इज़ स्पर्मिएशन। मतलब ये जो 5 मार्क का वाला क्वेश्चन है, इसमें हर एक की वेटेज अपनी अपनी इंक्लूड है। क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आप स्पर्मेटोजेनेसिस बताएंगे, आप उसमें हार्मोन्स बताएंगे, फिर आप उसमें नोट भी लिखेंगे। सो लेंथ देख लेना और लिखने का तरीका देख लेना। और सजेस्ट सम मेथड्स टू इनफर्टाइल कपल्स टू हैव ए चाइल्ड। आपने ये बताने हैं कि इनफर्टाइल कपल्स जिनको बच्चे नहीं हो पाते, उनको क्या मेथड सजेस्ट करने की, लाइक जैसे IVF है, ज़िफ्ट है, ये सब है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो ये तरीके हैं जिस तरह से इनफर्टाइल कपल्स कैन हैव चाइल्ड। ठीक है, ये आप बहुत सारे मेथड्स आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। बट अगर इसमें से करना हो, फर्स्ट क्वेश्चन करना, वो डायग्रामेटिकली क्वेश्चन है, डायग्राम्स आप बना सकते हैं, टाइम थोड़ा लगेगा, बट उस क्वेश्चन में आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। Then 14 question, describe Darwin's theory of natural selection. Darwin is known as the father of evolution. इन्होंने evolution पे बहुत कुछ लिखा है। Theory of natural selection इन्होंने लिखी हुई है, and organism of survival of the fittest, how nature selects a particular person to survive in the prevailing environment and how the species get evolved. So Darwin has created the concepts. आपको उसके बारे में बताना है। इसके बहुत सारे points हैं, actually point wise ये बनेगा। और why human genome project is called a mega project, write down its goals and future implications. I would like to suggest you like that in 14th question, between Darwin's theory of natural selection and human genome project, you should do human genome project. Actually it is a very nice and important question, important दोनों ही हैं, but इस question में आपकी लेंथ काफ़ी अच्छी बन सकती है। एंड फ्रॉम वेरी क्लियर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है एंड इम्पॉर्टेंट है और समझ वाला क्वेश्चन है। आपकी लेंथ अच्छी बनेगी और आप अच्छा लिख भी पाएंगे। क्वेश्चन की डिमांड इस तरह से है ना। फर्स्टली यू हैव टू एक्सप्लेन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्चुअली में है क्या, देन वाई इट इज़ नोन एज मेगा प्रोजेक्ट, देन आपको उसके गोल्स लिखने हैं, दैट व्हाट डज इट ब्रिंग फॉर अस, क्या इसके गोल्स हैं, क्या हमारे लिए इसकी खूबियाँ हैं, एंड देन व्हाट इज़ देयर फ्यूचर इम्प्लीकेशंस, फ्यूचर में इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। सो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन को हमेशा, अगर चॉइस वाला क्वेश्चन है तो उसको हमेशा दिमाग से अटेम्प्ट करना है कि इस क्वेश्चन में मेरे को कितने मार्क्स मिल सकते हैं, या किस तरह से मिल सकते हैं, या कैसे एडजस्टमेंट हो सकती है। रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स आर बोथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्चुअली इन zoology एंड बॉटनी एज वेल एज। जेनेटिक्स जो zoology में है, इट इज़ हाईली वेटेज दैन genetics in botany. So you can see that last two questions are last two questions, like spermatogenesis and infertile couples, they are from reproduction, and Darwin's theory of natural selection and human genome project, they are from genetics and evolution. So 5 marks each question. So you can see that how questions came in exam, and this is all about your exams, zoology, and this is botany. In botany also, section D, 5 marks question. First two questions are from genetics and evolution, and second question, both the questions are from ecology and environment topic. So पैटर्न देख लें एक बार कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये किस तरह से है, और किस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और हमें कैसे, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितना बन सकता है, क्या क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो जाएगी, मार्क्स मुझे पूरे मिल जाएंगे। डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो पहले वही अटैम्प्ट कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, उसमें मुझे डायग्राम से भी मार्क्स मिल जाएंगे, थ्योरी से भी मार्क्स मिल जाएंगे, थोड़ी थ्योरी भी लिख दी तो बस मतलब अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है एक्चुअली। डायग्राम वाला क्वेश्चन जो भी होगा टाइम लगेगा, बट यू हैव टू अटैम्प्ट दैट। कोशिश करें कि उसको ही अटैम्प्ट करें, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए कि जब एग्ज़ाम हो आपके तो आप डायग्रामेट वाले क्वेश्चन से भागें ना, उसे करें ही करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, और कल भी होगा, कल आई विल डिलीवर द लेक्चर, होपफुली आई विल डिलीवर द लेक्चर। क्लास 11 बजे ही होगी, और
5 मिनट पहले आपको लिंक भेज दिया जाएगा। सो बी अटेंटिव एंड बी केयरफुल। आपको आना होगा उसी टाइम, और आई विल वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करा करें। एंड एनी क्वेश्चंस एंड एनी क्वेरी यू कैन आस्क एट द एंड ऑफ द ऑनलाइन वीडियो। बाकी आज के लिए इतना ही है। आज बेसिकली यही डिस्कस करना था आपसे यही सब कि दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम। कल आपको सिलेबस बताया गया है, आज आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है। दैट वाज द रीज़न दैट वाई आई वाज सेइंग येस्टरडे टू यू पीपल दैट प्लीज़ गेट अवेयर अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आप लोग भी एक बार एग्ज़ाम पैटर्न देख लेना एंड क्लियर कर लेना। बाकी लेंथ देख लेना कि लेंथ क्या होती है। आई थिंक इन 5 मार्क क्वेश्चन 2.5 और 3 लेंथ इज़ बेस्ट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी होती हैं। सो गेट अवेयर अबाउट इट एंड जल्द से जल्द हो सके तो बुक्स वगैरह मटेरियल वगैरह भी, अपना भी मटेरियल तैयार करें। मैं तो प्रोवाइड करूँगी, आई एम तो डैम श्योर। मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाती जाऊँगी तो आपको मटेरियल प्रोवाइड होता रहेगा साथ साथ में। जो आज लेक्चर हुआ है ऑनलाइन, उसकी आपको वीडियो भी मिलती जाएगी और उसका आपको PDF भी मिलता जाएगा। कोई भी अपडेट होती है तो वो आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू। इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़